हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। अब हम 10वीं क्लास की साइंस में 9वां अध्याय है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश, और इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। देखो, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इससे पहले वाली क्लास थी अपनी, उसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में पढ़ा, उसका रेखाचित्र कैसे बनता है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं और परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दर्पण। आज की क्लास है उसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दर्पण। इसमें देखो, आज की क्लास में दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका चित्र है वो किस प्रकार से बनता है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो, दर्पण, सबसे पहले दर्पण किसे बोलते हैं? दर्पण हम किसे बोलेंगे कि वह कांच का टुकड़ा या वह कांच जिसके पीछे पॉलिश की हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। जैसे एक कांच होता है जिसके आर और पार दिखता है, मतलब पारदर्शी होता है। एक क्या होता है जिसके पीछे पॉलिश, जैसे हमारे घर पे जो दर्पण है या जो कांच जिससे में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार कि जब वो टूट जाता है तो उसके पीछे लाल रंग का कलर किया हुआ होता है ना, वो कलर नहीं, वो क्या होती है? पॉलिश होती है। ठीक है, उससे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, और उसी के कारण उसके अंदर हमारा चेहरा है वो दिखाई देता है। तो देखो, दर्पण की परिभाषा अपने को कैसे लिखनी है कि वह कांच जिसके पीछे पॉलिश की हुई होती है उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, वह कांच जिसके पीछे पॉलिश की हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। उसे दर्पण बोलते हैं। अब देखो, दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो लगभग जवाब देंगे उत्तल और अवतल, तो ये जवाब गलत होगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण कौन सा होता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण होता है। अब देखो, समतल दर्पण किसको बोलेंगे और गोलीय दर्पण है वो किसको बोलेंगे? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे बोलेंगे हम? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। कैसे? परावर्तक पृष्ठ होता क्या है? कल मैंने बताया था कि यदि मान लो हम टॉर्च से इस बोर्ड पर फोकस डालें, ठीक है, यदि टॉर्च से इस बोर्ड पे फोकस डालेंगे तो उसकी किरणें, प्रकाश की किरणें आगे जाएगी या वापस आएगी? वापस आ जाएगी। कहां पर जाके वापस आएगी? इस पृष्ठ, मतलब इस ये बोर्ड का क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, इससे टकराकर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस पृष्ठ से टकराकर वापस आई है, तो ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। जैसे मान लो कि कल हमने ये माना था, ठीक है,
ये तल माना था, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और टकरा कर इधर जाएगी। ठीक है, कहाँ से टकरा के जा रही है? यहाँ से टकरा के जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। यदि परिभाषा पूछे कि परावर्तक पृष्ठ किसे बोलते हैं, तो वह पृष्ठ जहां से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटती है, या जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण है वो टकराकर वापस लौटती है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसको बोलेंगे? कि वह पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटती है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, समतल दर्पण क्या हो गया? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मतलब जैसे गोलीय दर्पण का क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ गोल होगा। ये बोर्ड है, इसका पृष्ठ कैसा है? समतल है। ये मार्कर है, इसका ये पृष्ठ हो गया, तो इसका ये पृष्ठ कैसा हो गया? गोल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि दर्पण होगा तो वो कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, और यदि इस प्रकार से गोल होगा तो वो कौन सा होगा? गोलीय दर्पण होगा। तो शायद अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, समतल दर्पण हो गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग किस में होता है? यदि ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण का उपयोग बताइए, तो समतल दर्पण का उपयोग किसके अंदर किया जाता है? चेहरा देखने के लिए। हम अपना चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं वो दर्पण आप देखना उसका पृष्ठ समतल होगा। ठीक है, तो इसलिए समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? चेहरा देखने के लिए किया जाता है। अब देखो, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। सेम होगा, क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ इसमें क्या होगा? समतल होगा, और इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे लिखनी है? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आ गया होगा समझ में? अब क्या होता है कि गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में पहला कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण होगा कैसे? ऐसे, जैसे ये गोल है ना। समतल कैसे होगा? बिल्कुल सीधा होगा। और गोलीय ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? गोल होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण देखो किसे बोलेंगे? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। कैसे? देखना कि एक मैं ये बना रहा हूं, ये केवल याद रख लेना, जो आगे आपके बहुत काम आएगा। इस पूरे अध्याय में आप लोगों के ये काम आने वाला है। देखो, ये कौन सा है? अवतल है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल है। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। और ये इधर वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखो कि इनमें अंतर क्या है, या हम ये कहें कि इनकी परिभाषा यदि हम लिखें तो किस प्रकार से इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो अवतल दर्पण किसे बोलेंगे? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अभी मैंने बताया था परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, कि जहां से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटती है, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरणें हैं वो टकराकर वापस लौटती है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, मतलब हम इधर से खड़े हैं, देखो इधर से यदि देखें तो ये बीच में से अंदर धंसा हुआ है अंदर, ये बीच में से बाहर की तरफ निकला हुआ है। बस यही परिभाषा है, यही याद रखो कि अवतल क्या होता है? बीच में से अंदर धंसा हुआ रहता है।
दशा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये अंदर दशा हुआ है, ठीक है। उत्तल क्या है, ये बीच में से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अंदर दशा हुआ है, और ये क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। आ गया होगा समझ में। तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे हम, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में से अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में से बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेना, परिभाषा लिख लेना, ठीक है। अब देखो इनका उपयोग क्या होता है, कि जैसे अवतल दर्पण है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण है उसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो अवतल दर्पण है उसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, जैसे गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए। देखो एक तो गाड़ी के अंदर सामने हेडलाइट लगी हुई होती है, एक जो ड्राइवर बैठता है उसके पास में एक शीशा लगा हुआ होता है, उसके अंदर यदि पीछे से कोई वाहन आ रहा है, ठीक है, तो वो वाहन हमें दिखाई दे देता है उससे के अंदर, और एक क्या होता है, सामने हेडलाइट लगी हुई है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, जो गाड़ी में पीछे का दृश्य, मतलब जो ड्राइवर के पास में साइड में जो बाहर की तरफ एक शीशा लगा हुआ होता है उसके अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किसके अंदर होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, जो गाड़ी की आगे की लाइटें होती हैं उसके अंदर किया जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्च होती है, ठीक है, तो टॉर्च होती है, उस टॉर्च में जो सामने दर्पण लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये नोट कर लेना, कैसे नोट करना है, कि सबसे पहले हेडिंग लगानी है दर्पण, ठीक है। परिभाषा लिखनी है कि वह कांच जिसके पीछे पॉलिश की हुई होती है उसे हम दर्पण कहते हैं। आगे लिखना है दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पॉइंट लिखना है समतल दर्पण, दूसरा लिखना है गोलीय दर्पण। पहले हेडिंग लगानी है समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे, इसके अंदर इसका उपयोग भी लिखना। समतल दर्पण का उपयोग क्या लिखना है, कि इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा हेडिंग लगाना है गोलीय दर्पण। परिभाषा लिखनी है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक नंबर अवतल दर्पण लिखना है और दो नंबर क्या लिखना है, उत्तल दर्पण लिखना है। अवतल दर्पण में क्या लिखना है, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में से अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, और उसके बाद में ये चित्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या बनाना है, ये चित्र बनाना है। अगला 2 नंबर हेडिंग लगाना है उत्तल दर्पण। परिभाषा कैसे लिखनी है, कि वह दर्पण जिसका उपयोग, परिभाषा लिखनी है पहले, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखनी है, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है, तो गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च है उसके अंदर कौन सा दर्पण उपयोग होता है, उत्तल दर्पण उपयोग होता है। उसके बाद में अपने को क्या बनाना है, उत्तल दर्पण का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे,
ठीक है, उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये कंप्लीट आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आपको क्लास में जो लिखाया जाता है बोर्ड पे समझा दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं। अब ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं रही है, तो आप लोगों को क्या करना है कि घर पे एक अच्छी नोटबुक, एक कॉपी, जिसके अंदर जैसे मैंने ये स्टार्ट किया है, 10वां पार्ट है, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया है 9वां पार्ट, सॉरी क्लास 10th का 9वां पार्ट अपने चल रहा है। तो ये स्टार्ट किया, तो इसको नोट्स बना के कंप्लीट, जैसे इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट नोट्स बना लिए, दूसरी क्लास है इसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स बना लिए। अगर मान लो इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐप है उसके अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कमेंट करके ये पूछ सकते हो कि इसमें ये टॉपिक समझ में नहीं है। जैसे आप मान लो एक उदाहरण के लिए कि आपको ये नहीं पता चला कि ये परावर्तक पृष्ठ है क्या, आपको नहीं पता है कि परावर्तक पृष्ठ क्या है, आपके समझ में नहीं आया, जो मैंने बताया वो समझ में नहीं आया, तो आप उसके अंदर कमेंट करो कि ये हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताया जाए। तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके बारे में दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। उससे सरल भाषा में समझा दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में, केवल एक साइंस के अंदर नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार से पढ़ो तो आपको अच्छी तरह से आगे बता दिया जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो दर्पण है, उससे संबंधित कुछ बिंदु, दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बिंदु, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि कुछ परिभाषाएं, कुछ, या आप हेडिंग लगा लेना, कुछ परिभाषाएं जो दर्पण से संबंधित है, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर चलती रहेगी। ये पूरा अध्याय चलेगा, उसके अंदर ये परिभाषाएं कंप्लीट रूप से चलती रहेगी। तो आप लोगों को ये अनिवार्य है कि ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी है। इसके अंदर 8 परिभाषाएं हैं। यदि आपने ये कंप्लीट 8 परिभाषाएं कंप्लीट याद कर ली तो ये चैप्टर आपके आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आधा चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब आप ये परिभाषाएं कंप्लीट याद कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? ध्रुव। अब देखो इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा। इसके लिए अपने को क्या करना है कि ये बना लिया, ये क्या है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे पहचाना इसको आपने कि ये अवतल दर्पण है? कि ये बीच में से अंदर दशा हुआ है, ठीक है। ये बीच में से अंदर दशा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। समझ में आ गया होगा कि ये बीच में से अंदर दशा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अब देखो ध्रुव है। सबसे पहले तो इसका चिन्ह होता है P, जिसको हम बोलते हैं ना प्रतीक, चिन्ह या प्रतीक। तो इसका चिन्ह या प्रतीक क्या होता है? P। मतलब इसको हम किससे लिख सकते हैं? P से लिखते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह या प्रतीक क्या होता है? P होता है। आ गया होगा समझ में। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है कि ध्रुव किसे बोलते हैं। ये क्या बना हुआ है? अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ये क्या बना हुआ है? अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। क्या बना हुआ है? ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है। तो देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। यदि इसका बीच में मानो यहां से लेके यहां तक, तो इसका बीच का बिंदु ये हो गया, लगभग अनुमानतः मानना है।
क्या हो गया, ये हो गया, ये बीच हो गया यहां से लेके यहां तक, तो इसका बीच क्या हो गया, ये हो गया। इसको हम किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, यहां से लेके यहां तक, तो इसका बीच क्या हो गया, यहां हो गया, तो इसको हम किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे। ठीक है, तो अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्रुव की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह परिभाषा लिखनी है अपने को कि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यदि मान लो आपको अवतल दर्पण का ध्रुव पूछा जाता है, यदि आपको अवतल दर्पण का ध्रुव पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं। यदि आपको उत्तल दर्पण का पूछा जाता है तो देखो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये कौन सा है, उत्तल। ये तो कौन सा हो गया, अवतल हो गया, और ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब देखो इसका बीच का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका ध्रुव ये हो गया और इसका ध्रुव ये हो गया। समझ में आ गया होगा परिभाषा कि वह दर्पण या यदि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। हो गया। उसके बाद में देखो 2 नंबर परिभाषा, दूसरी परिभाषा, इसको हम क्या बोलते हैं कि वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। वक्रता केंद्र हम किसको बोलते हैं, चिन्ह क्या होता है, C होता है। वक्रता केंद्र का प्रतीक क्या होता है, C होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बना हुआ है, परावर्तक पृष्ठ, किसका, अवतल दर्पण का। हम क्या समझेंगे, वक्रता केंद्र क्या होता है, इधर देखना चित्र की तरफ कि ये क्या बना हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है। अब यदि मान लो ये इसको हम एक गोला बना दें, बन गया गोला। ठीक है, अब ये गोला बना दिया और आपको ये कहे कि ये पूरा गोला बना हुआ है, इसका बीच का बिंदु कौन सा है, तो आप यही बोलोगे, कौन सा है, यही है। अब इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, C, मतलब वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C, मतलब वक्रता केंद्र बोलेंगे। किसे, क्या परिभाषा हुई वक्रता केंद्र की कि यदि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोले के, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ का गोला बन गया। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखो दोनों में क्या अंतर है, ये देखना कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। देखो ये देखना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके अंदर अंतर क्या है। ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ के गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब यदि मान लो इसका पूछा जाएगा आपको, तो ये क्या बन जाएगा, इधर गोला बन जाएगा पूरा गोल, और इसका वक्रता केंद्र यहां हो जाएगा, ये पूरा गोला बन जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो अपने को क्या करना है, इस गोले को वापस हटाना है। ये केवल मैंने समझाने के लिए बनाया आपको, बन गया। अगली परिभाषा 3 नंबर, मुख्य अक्ष। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, आप इसको अक्ष से, अक्ष डेश से लिख सकते हो। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है कि ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, ध्रुव। यदि इन दोनों को मिला दूं मैं, मिल गया, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इधर इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। एक बार इसको छोड़ो, चलो केवल अवतल समझ लो, ये बाद में समझा दूंगा मैं दोनों का बना के। ठीक है,
तो ये मिला दिया मुख्य अक्ष। अब इसकी परिभाषा क्या होगी मुख्य अक्ष की? मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी कि वक्रता केंद्र व ध्रुव से, ये क्या है वक्रता केंद्र, ये क्या है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको अक्ष अक्ष डैश अपने हिसाब से ए बी कुछ भी लिख दो। तो मुख्य अक्ष क्या होगा कि वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे ही परिभाषा समझ में। नेक्स्ट 4 नंबर परिभाषा हुई वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे लिखते हैं आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं आर से लिखते हैं। देखो ये हमने गोला बनाया था पूरा, ये ठीक है। तो ये गोला बनाया, इसका ये तो व्यास हो गया, जैसे ये गोला बनाया था मैंने अभी, इसका ये क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक है। यदि इसकी त्रिज्या पूछे तो आधी व्यास है उसकी क्या हो जाएगी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये इतनी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी कि वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र व ध्रुव, ये रहा वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्या होगा मुख्य फोकस। 5 नंबर क्या होगा मुख्य फोकस होगा। तो मुख्य फोकस हम किसको बोलेंगे कि जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश की किरण आके टकराएगी, इधर से ये प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है, ये भी प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है। टकराने के पश्चात वापस लौटेगी, ये इधर वापस लौटेगी। तो ये दोनों यहां पर टकरा रही है मुख्य अक्ष पर, इसको हम क्या बोलेंगे मुख्य फोकस, जिसको बड़े ऐप से लिखते हैं। मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं बड़े ऐप से लिखते हैं, ठीक है। देखो ये प्रकाश की किरण हुई, यहाँ पे टकरा दिया, टकराकर मुख्य अक्ष पर यहाँ इधर आ गई, ये किरण है इधर आई और इधर चली गई, ठीक है। यहाँ पे ये टकरा गई, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे मुख्य फोकस से बोलेंगे। परिभाषा इसकी लिखें मुख्य फोकस की परिभाषा। तो जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है या किसी दर्पण से आकर टकराती है, टकराने के पश्चात वापस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह मिलती है, यह मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। हो गया मुख्य फोकस। अगला 6 नंबर फोकस दूरी, जिसको किससे लिखते हैं छोटे ऐप से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं छोटे ऐप से। देखो यदि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो सभी दूरियां कहां से मापी जाती है ध्रुव P से मापी जाती है। दर्पण की सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव P से मापी जाती है, ठीक है। तो मुख्य फोकस क्या होगा कि ध्रुव व फोकस दूरी के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस दूरी किसे बोलेंगे, ये मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव है, तो इसके ये बीच की दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे फोकस दूरी बोलेंगे। और 7 नंबर और अंतिम परिभाषा है द्वारक, जिसका भी कोई चिन्ह नहीं है, आप अपनी इच्छा से इसमें लिख सकते हो। द्वारक क्या होता है कि ये क्या है परावर्तक पृष्ठ है, यहां से लेके यहां तक अवतल दर्पण का क्या है परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ है पूरा अवतल दर्पण का, इसका ये तो क्या हो गई त्रिज्या हो गई, ये पूरा इसका क्या हुआ व्यास, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी ये त्रिज्या हो गई और ये पूरा क्या हुआ व्यास। तो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। तो देखो आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा मैं बता देता हूं। यहां पे ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है, कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुवक कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, ये रहा। तो परावर्तक पृष्ठ के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। मुख्य अक्ष ये बीच वाली लाइन है कि वक्रता केंद्र वह ध्रुव से, वक्रता केंद्र वह ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र वह ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस, परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आके टकराएगी, जैसे ये आके टकरा रही है, प्रकाश की किरण आके टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके मिलेगी उसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस। वक्रता त्रिज्या ये हो गई। वक्रता त्रिज्या कौन सी है, देखो ये यहां से यहां तक। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और फोकस दूरी P व F के मध्य दूरी, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और द्वारक परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक बोलते हैं। अब इसमें देखो दो सूत्र याद रखने हैं, कौन कौन से। एक तो वक्रता त्रिज्या में R बराबर होता है 2F, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 फोकस दूरी, R बराबर 2F। ये सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। वक्रता त्रिज्या का सूत्र R बराबर 2F, ठीक है। फोकस दूरी है उसका सूत्र F बराबर R/2, ठीक है। F बराबर क्या होता है, R/2। मतलब R होता है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या, उसकी आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। R बराबर 2F, सॉरी ये होता है R बराबर 2F, R बराबर 2F और ये होता है F बराबर R/2, ठीक है। R बराबर 2F और F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी और फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। अब देखो आप लोगों को कंप्लीट ये परिभाषा नोट करनी है, अपनी नोटबुक निकालो और उसके अंदर लिखना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से लिखना है। अगर लिख लिया है तो दोबारा चेक करना कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। देखो कुछ परिभाषाएं, हेडिंग लगाना है, उसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओ ध्रुव। ध्रुव हेडिंग हो गई आपकी। इसके अंदर परिभाषा लिखो कि ध्रुव में लिखना है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परिभाषा हो गई कि दर्पण का ध्रुव किसे बोलेंगे, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। हो गया कंप्लीट। 2 नंबर वक्रता केंद्र, हेडिंग लगानी है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से लिखते हैं। दोबारा सुन लेना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से लिखते हैं। तीसरा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र व ध्रुव से, वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। 4 नंबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से लिखते हैं। R बराबर 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर
जब कोई प्रकाश की किरणें आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो वापस आकर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। फोकस दूरी, ध्रुव व मुख्य फोकस, फोकस दूरी की परिभाषा क्या लिखनी है? ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटे एफ से लिखते हैं, एफ बराबर आर बटा 2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। नेक्स्ट, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण का रेखा चित्र। किसका हो गया? अवतल दर्पण का रेखा चित्र। इसी में देखो उत्तल दर्पण का रेखा चित्र हम पढ़ते हैं। ठीक है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है। उत्तल दर्पण का ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये इधर गोला बनाएंगे तो इसका बीच का इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C। ये हो गया। ठीक है। ये बीचों बीच काटने वाली रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यदि प्रकाश की किरणें इधर से आके टकराएगी, ये टकराएगी, ठीक है, तो ये आगे नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी इधर। तो ये डैश डैश यहाँ मिल गया, ये डैश डैश, ये वापस चली गई, तो ये इधर चली गई। अगर ये इधर आती तो यहाँ पे मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का रेखा चित्र हो गया। ये हम कल दोबारा बना के भी देखेंगे। आप लोग कंप्लीट, जैसे ये 2 क्लासें हो गई है, 9वां चैप्टर चल रहा है 10वीं क्लास का, जिसके अंदर 2 क्लासें हो गई है। दोनों क्लासों के कंप्लीट नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद में अगली क्लास, जैसे हमेशा क्लास लगती है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऑफलाइन क्लासें बिल्कुल बंद है। कितने समय तक ऑफलाइन क्लासें बंद रहेगी उसका अभी कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ऑफलाइन क्लासें कितने दिनों बाद में खुलेगी। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़े, और ये जितने भी ऑनलाइन क्लासें लग रही है उन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी कॉपी है उसके अंदर कंप्लीट नोट्स बनाएं। जितने भी क्लासें हैं उनके कंप्लीट नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें बहुत ज़्यादा